हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम सीखेंगे पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन। आज हम पादपों में जनन सीखेंगे। भाई मानव तो जनन करके अपनी जैसी फोटोकॉपी या अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपनी संतानें उत्पन्न करता है। क्या पेड़ पौधे अपनी संतान उत्पन्न नहीं करते क्या? करते हैं भाई। आज उसी के बारे में जानेंगे कि एक पेड़ या पौधा अपनी जैसी संतति कैसे बनाता है, या अपने जैसे हूबहू पौधे कैसे तैयार करता है, या उनसे कैसे तैयार होते हैं। उन चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और सपोर्ट तो भाई ट्रक भर भर के करना है, ठीक है ना। मानी फाइनेंशियली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी से अच्छी आप लोग कमेंट भेजिए, है ना। भेज दिया करो यार, है? समझदार बच्चे हो आप लोग, फिर भी कमेंट नहीं भेजते। काहे को नहीं भेजते भाई? भेजा करो ना, आप ही का है सब कुछ। चले बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पादपों में जना। चलिए देखिएगा। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। अपने जैसे समान जीवों का क्या करते हैं? जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ठीक है, मैंने अभी भी आप लोगों को बोला कि भाई मानव हुआ, चाहे जीव हुआ, चाहे जंतु हुआ, चाहे पक्षी हुए, अपनी पीढ़ी को अपना जो क्या बोलते हैं, अपना वंश को बनाए रखने के लिए या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे ही बच्चे उत्पन्न करते हैं, उसे ही कहते हैं जनन। पेड़ पौधे भी ऐसे ही अपने जैसे पेड़ पौधे तैयार करते हैं, वो उनमें क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। किन के द्वारा होता है? माता और पिता के द्वारा। अकेली माता बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, अकेला पिता भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। दोनों के संयोग से ही एक संतति का निर्माण होता है और जन्म लेने के बाद उसे क्या बोलते हैं? जन्म कर। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भाई पादप कैसे अपने जनन करते हैं, कैसे अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनकी कितनी विधियां हैं? अलग अलग विधियां होती है पादपों में। मानव में भी लैंगिक और अलैंगिक विधियां हैं। उसी प्रकार से मानव का मतलब जीव और जंतुओं में भी लैंगिक और अलैंगिक हैं। उसी प्रकार से इनमें भी क्या है? लैंगिक और अलैंगिक जो विधियां हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, जो भी विधियां होगी उनको हम जानेंगे। जनन की विधियां मानी कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक प्रत्येक के प्रकार्य के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना तथा पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। अगर जैसे अपने फसल उगाते हैं, तो जैसे चना उगाया हमने, तो जब उसके चना आ रहा होता है तो उससे पहले उसमें क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। एक निश्चित टाइम पर आते हैं, एक निश्चित समय पर आते हैं, जब वो विकसित हो जाता है। आगे क्या है? आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु के अंदर। कौन सी ऋतु के अंदर? बसंत ऋतु के अंदर आमों के क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। जो आम होते हैं उनके क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। क्या आते हैं? आमों के पुष्प आते हैं। क्या आते हैं मेरे भाई? आमों के पुष्प आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? आमों के आते हैं पुष्प। ठीक है, क्या आ जाते हैं? आमों के पुष्प आते हैं। और यही पुष्प हैं जो बाद में रसीले आमों में
क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि फूल ही बदलकर फल बनता है, फूल ही बदलकर क्या बनता है, फल बनता है, जिसका जिसका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यही यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प क्या करते हैं भाई? पादप में जनन का कार्य करते हैं। यदि पुष्प पे जनन नहीं हो, पुष्प पे जनन नहीं हो, मानी वो जनन का कार्य नहीं करे, तो पुष्प फल में तब्दील नहीं होगा। इसमें तब्दील नहीं होगा, फल में। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पादप के जनन अंग कौन है? पुष्प। कौन है भाई? पुष्प है। पादप के जनन अंग कौन है? पुष्प है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। भाई किसी भी पुष्प के अंदर मादा जनन अंग हो सकता है, या पादप या पुरुष जनन अंग हो सकता है, या फिर दोनों ही एक साथ भी हो सकते हैं। दोनों ही क्या हो सकते हैं? एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हो सकते हैं? एक साथ भी हो सकते हैं। दोनों ही क्या हो सकते हैं? एक साथ भी हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। विधियां अलग अलग है, काफी सारी है। इनमें जनन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। और एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन, जिसमें लिंग की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है। और जिनमें लिंगों की भूमिका होती है उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों का उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के, मानी यहाँ पर बीज की जरूरत नहीं, यहाँ बीज की जरूरत नहीं है, कि पादप को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। चलिए, कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। बस यही डिफरेंस है। मानी अलैंगिक जनन के अंदर बीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, अलैंगिक जनन के अंदर बीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि लैंगिक जनन में बीजों की जरूरत पड़ती है। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उत्पन्न होते हैं। पहली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती थी कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। देखो, हम लोग हमारे आसपास के वातावरण के अंदर या आसपास के एनवायरनमेंट में हमारे आसपास देखते हैं कि भाई कुछ जो पादप होते हैं वो तो बीज से उत्पन्न होते हैं। जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, और बोल सकते हैं हमारे बबूल का पेड़ हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो केवल बीज से ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे या पादप ऐसे होते हैं जो बीज से नहीं बनते। जैसे आपके एग्जाम्पल दिया गन्ना, गन्ने का कभी बीज आता मैंने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा रियल में। आलू का भी बीज मैंने नहीं देखा, और गुलाब का भी बीज मैंने नहीं देखा है। ये केवल और केवल उसी टहनी से बनते हैं जिस टहनी से पुराना पौधा बना था, पहले वाला था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसको हम जानेंगे जरा थोड़ा सा। ठीक है, क्या है कायिक प्रवर्धन? कायिक प्रवर्धन क्या? एक ही प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या? एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मानी पादपों के टहनियों से, पुष्पों से या पत्तियों से अगर उसका जैसा ही पादप तैयार हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम कायिक जनन। क्या बोलते हैं उसे हम? कायिक जनन। मानी यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। उसे हम क्या कहेंगे? सॉरी,
क्या बोलेंगे उसे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे, जिसमें पादप पादप के मूल, मूल मानी होती है जड़ से नया पौधा बन जाए, तने से बन जाए, पत्ती से बन जाए, कली से बन जाए, क्या बन जाए, कली से बन जाए, जिसे मुकुलन कहते हैं। जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, क्योंकि जनन कहाँ होता है, पादप के कायिक भागों में होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जरा समझिएगा, अगर हमारे आसपास जैसे गुलाब का पौधा हुआ, ठीक है, गुलाब का पौधा हुआ, आप लोग जानते हो, जो गुलाब का पौधा है उसके टहनी काटते हैं और टहनी को ही उगाते हैं, टहनी को ही डाल देते हैं उसको जमीन के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो वापस टहनी पौधा बन जाती है। क्या बन जाती है, पौधा बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ होते हैं जिसकी जड़ों से पौधा बन जाता है, कुछ होते हैं उसकी कलिकाओं से पौधा बन जाता है, जबकि बीजों की यहाँ किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, क्या नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसे प्रवर्धन को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। काफी सारे इसके हैं। ठीक है, ये वही है। एग्जाम्पल के लिए अपने पास यहाँ आ चुका एक क्रियाकलाप, गुलाब अथवा चंपा के पौधे, गुलाब अथवा चंपा के पौधे, किसके, गुलाब या चंपा के पौधे, एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए, और पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ या मूल के निकलने और नई ये लीजिए। ठीक है, क्या किया था उसने, एक कली को काटा था, है ना, कली बोले या फिर तने को काटा था उसने, और तने को काट में कहाँ लगा दिया था, जमीन में लगा दिया था। और जब इसमें को लगाया तो देखो एक टाइम के बाद इसमें वापस से क्या हो गए, फूटने लग गई। क्या हो गई, फूटने लगे, और इसमें जड़ें भी आने स्टार्ट हो गई। क्या हो जाएगी, जड़ें भी आना स्टार्ट हो जाएगी। पर्व संधि ये होती है, ये जो है जहाँ से कलिका निकलती है, जहाँ से क्या निकलती है, कलिका निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। चलिए आगे अपने पास है, पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इस क्रियाकलाप को आप जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आपने कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष पत्ती के प्रवर्धन से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुलन होती है। ये कलिकाएं प्ररोह यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं। इन्हें कायिक कलिकाएं, इन्हें क्या कहेंगे हम, कायिक कलिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्हें कायिक कलिकाएं कहलाती। कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां रहती है। ये जरा देखो, आंख, आलू की आंख है, क्या है, आलू की आंख। आलू की आंख से ही क्या बन जाता है, आलू का पौधा तैयार हो जाता है। आलू की छोटी छोटी आप लोगों को आंखें दिखाई दे रही होगी। आलू खुद अंकुरित होता है, आलू का कोई बीज नहीं होता है। इन्हीं कलिकाओं को काट कर आलू को जमीन में दबा दिया जाता है, और इन्हीं से ही काफी सारे नए पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, और फिर इन्हीं से ही आलू प्राप्त किया जाता है। आलू की आंख को से अंकुरित होता पादप। आगे लीजिए, आगे अपने पास है दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करते हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकते हैं। कायिक कलिकाएं भी क्या करती हैं, नए पादप को जन्म दे सकते हैं। क्रियाकलाप देखिए, मानिए एक ताजा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े शत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकते हैं। शत चिन्ह
को आंख भी कहते हैं। सचिन को क्या कहते हैं? आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। अदरक भी आप इसी प्रकार से उगा सकते हैं और हल्दी भी आप इसी प्रकार से उगा सकते हैं। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम जिसे बोलते हैं पत्थर चट्टा। क्या बोलते हैं? ब्रायोफिलम जिसे बोलते हैं पत्थर चट्टा बोलते हैं। ठीक है, जिसके मोटे मोटे पत्ते होते हैं। वो भी क्या करता है? उसके तो भाई साहब के पत्तों से ही नहीं पौधे का निर्माण हो जाता है। पत्तों से ही क्या हो जाता है? नए पौधों का निर्माण हो जाता है। मानी ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि चित्र में है, चित्र 8.4 में, यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, मानी गीली मृदा पर गिर जाए, तो प्रत्येक कलिका या कलिका में क्या हो जाता है? मुकुलन, मानी फूटने लगती है, नए पादप को जन्म दे सकते हैं। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, डालिया या डहेलिया। ठीक है, आगे इसका चित्र दिया गया है। देखो ये रहा पत्थर चट्टा। ठीक है, पत्थर चट्टे का ये क्या पत्ता है। ठीक है, पत्थर चट्टा की पत्ती है, पत्ता मानो इसको। इसमें क्या होता है? यहीं से नए पादपों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसमें ये पादप है, ये पादप की पत्तियां हैं। कौन से पादप की है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को क्या बोलते हैं? नॉर्मल भाषा में पत्थर चट्टा कहते हैं। ये पतरी वगैरह के काम में आता है, लोग इसको पीते हैं। मुझे पता नहीं उसे ठीक होती है नहीं होती है, मुझे प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन लोग इसको क्या करते हैं? कुछ पीस पास के जब पथरी हो जाती है तो लेते हैं। इस प्रकार से लेते हैं ये मैंने नहीं जानता। चलिए आगे है। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते देते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। आगे क्या है? बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है? बिल्कुल, पौधे तैयार होते हैं। क्या होते हैं? कायिक प्रवर्धन का क्या कोई लाभ है? नए नए पौधे तैयार होते हैं ना भाई, समय कम लगता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। कड़ाइश ही पढ़ देते हैं। कड़ाइश क्या है? कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन कम समय में उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन में देखो, वैसे बीज उगाओगे, बीज से पौध तैयार करोगे, पौध को फिर लगाओगे तो फिर पादप तैयार होगा या फिर पेड़ तैयार होगा। तो कायिक प्रवर्धन से बहुत आसान होता है, बीज उगाने की जरूरत नहीं। अगर 1 महीना बीज उगना और पौधा तैयार होने में लगता है तो उसकी कली का काट के लगा दो ना किसी पेड़ की, तो वो तो 1 महीने से जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, 1 महीने में तो वो पादप बन जाएगा। तो फायदा है नहीं है, समय की बचत है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कोई क्या बोलते हैं, आम का पौधा उगाते हैं। क्या उगाते हैं? आम का पौधा उगाते हैं या आम का बीज उगाते हैं, जिसे गुठली बोलते हैं। ठीक है, तो उससे पादप तैयार होगा, पादप से फिर पेड़ बनेगा और पेड़ में भी काफी समय लगेगा। पेड़ में भी क्या लग जाएगा? काफी समय लगेगा, लगभग 5-7 साल लग जाएगी उसके क्या आने में। जबकि यदि आप लोग यदि उसकी कलिका बनाकर उसमें अध्यारोपित करते हैं नए पादप के अंदर, तो जो पौधा तैयार होगा जो पौधा तैयार होगा उसे, अगर उसे 7 साल में या 5 साल में आ रहा है तो उसमें 2-3 साल में ही क्या आ जाएंगे? फल और पुष्प आने लग जाएगा। सॉरी।
चलिए आगे देखते हैं। नए पादप जनक पादप की अ, यथार्थ प्रतिलिपि होती है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इनके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादपों में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन अगर होता है किसी पादप में तो उसके परिणाम स्वरूप पादप है बीज उत्पन्न करता है। जिनमें लैंगिक जनन होता है पादपों में या पेड़ों में, तो वो क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। आगे है मुकुलन। मुकुलन का मतलब एक तरीके से एक कलिका से दूसरी कलिका बनना, ठीक है। यानी आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिससे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन या जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिकीय माने एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट के अंदर एक कोशिका होती है, ठीक है। अमीबा में भी एक कोशिका होती है, पैरामीशियम में भी एक कोशिका होते हैं। उसी प्रकार से ईस्ट के अंदर भी एक कोशिकीय है। लेकिन अगर इसको सही पोषण दे दिया जाए ईस्ट में तो कुछ ही घंटों के अंदर ये क्या करने लग जाती है, जनन करने लग जाती है और गुणन करने लग जाती है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। मुकुलन से करते हैं ना। किससे करते हैं भाई, मुकुलन से करते हैं। देखो अपने पास ये क्या है, क्रियाकलाप तो दे ही रखा है, क्रियाकलाप तो पढ़ना है। बेकरी से ईस्ट या केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद ले। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर इसे जल में घोल ले। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रख कर सूक्ष्मदर्शी से में देखें। आपको क्या दिखाई देता है, आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। स्टार्टिंग में अपने पास जो ईस्ट था इस प्रकार का था। जब स्लाइड पर रखा तो उसकी एक कोशिका इस प्रकार थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनमें नई कोशिका मुकुलन होने लगी। मुकुलन का मतलब होता है एक खुद कोशिका से ही वो दो कोशिकाओं में, एक कोशिका से दो कोशिकाओं में तब्दील होने लग गई और धीरे धीरे एक अलग कलिका से दिखेगी। कुछ समय बाद में उसमें काफी सारी क्या हो जाएगी, कलिकाएं निकल जाएगी, मुकुलन। और इस विधि को बोलते हैं मुकुलन जनन। क्या बोलते हैं, मुकुलन जनन कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, मुकुलन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन जनन कहते हैं। ईस्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धन मुकुलन या कली कहलाता है। मुकुलन क्रम से वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाता है। नई ईस्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनती हैं। कभी कभी नवीन मुकुलन से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुलन श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है, ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। आगे हम बात करेंगे खंडन की। खंडन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। क्या हो जाता है, टुकड़े टुकड़े होना। अगर किसी के जैसे आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे गहरे रंग के अवपंखी गुच्छे जैसे फिसलनदार होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे नॉर्मल भाषा में हम काय बोलते हैं, काय है ना, काय लग जाती है जहाँ पानी ज्यादा होता है वहाँ फिसलन से हो जाती है। जैसे आप वहाँ पाँव रखोगे और यूं रपट के चले जाओगे, हाथ पाँव टूटने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। जैसे पानी की टंकियां हो गई, उनके नीचे जो क्या होती है वो क्या बोलते हैं, नल पाइप लगा होता है, वहां से अगर रोज पानी टिपकता रहता है तो उसके नीचे काई जम जाती है, काय लग जाती है, ठीक है। तो वही फिसलन पट्टी होती है, वही अवपंखी गुच्छे होते हैं, वही फिसलन भरी होती है। और उसी को नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में काई लग गई भाई। ये बारिश के दिनों में थोड़ा ज्यादा लगती है,
है ना, ये देखा होगा आप लोगों ने, हरी हरी पट्टिकाएं। ये बारिश के दिनों में क्या होती है ज्यादा। इसे स्पायरोगायरा या एक प्रकार का शैवाल है। क्या होता है ये, स्पायरोगायरा होता है। क्या होता है मेरे भाई, स्पायरोगायरा, 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 स्पायरोगायरा एक शैवाल है, एक शैवाल है में क्या है, खंडन। ये छोटे छोटे होते हैं, फिर क्या है, फिर भी तुरंत बढ़ते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। और ये बहुत पोषक होते हैं, इनके अंदर वसा की क्या बोलते हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो देखो, आपने देखे होंगे ये शैवाल है, क्या है ये, शैवाल, नील शैवाल हो सकता है ये। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। खंडन द्वारा क्या करते हैं, गुणन, तेजी से खंडन द्वारा क्या करते हैं, गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, ठीक है। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों के अंदर ये बड़े एक क्षेत्र में फैल जाते हैं, है ना। और ये स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा, या इसे नॉर्मल भाषा में हम काई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काई। आगे है आपका बीजाणु निर्माण। आगे क्या है, बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि डबल रोटी, डबल रोटी होती है ना, डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। वायु में उपस्थित जो बीजाणु होते हैं उनसे डबल रोटी के ऊपर फंगस आ जाते हैं, कवक उग जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, हरी हरी परत आ जाती है। अथवा अध्याय 1 में क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए और डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं, होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं और इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, माने बीजाणु जो है मेरे भाई क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन नहीं, इनके लिंग नहीं होता भाई साहब, क्या नहीं होता, इनके लिंग नहीं होता, अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। अब अलैंगिक में ये क्या कर सकते हैं, ये आपके मुकुलन भी कर सकते हैं, ठीक है, और विखंडन भी कर सकते हैं। खंडन जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो भी कर सकते हैं। ये देखो बीजाणु, कवक में बीजाणु द्वारा जनन, कवक में बीजाणु द्वारा जनन, ठीक है। ये बीजाणुधानी है, ये बीजाणुधानी है, ये कवक जाल है, नीचे क्या है, कवक जाल है, और बीजाणुधानी है, ये है बीजाणु। इससे क्या होगा, इसके अंदर जनन होगा। क्या होगा, जनन होगा। आगे अपने पास है, क्या है, ये एक पुष्प है, ठीक है। इसमें क्या है, ये बीजाणुधानी है। और पुष्प माने फर्न में बीजाणु द्वारा जनन। फर्न है, फर्न एक पौधा होता है, वो है, बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र होते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। आगे अपने पास क्या है, तो झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं से होता है। मॉस और फर्न, मॉस और फर्न के अंदर जो जनन होता है वो किससे होता है आपका, वो होता है बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, बीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन, क्या है अपने पास, लैंगिक जनन, माने जहाँ पर लिंग की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, और जहाँ पर लिंग की आवश्यकता जनन नहीं होती उसे हम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। क्या, पुष्प पादप के क्या होते हैं मेरे भाई, जनन अंग होते हैं। पुष्प पादप के क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, ठीक है, जनन अंग होते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। इसमें पुंकेसर नर जनन अंग है, पुंकेसर, पुंकेसर, और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। स्त्री केसर क्या है, मादा जनन अंग है, ठीक है।
स्त्री केसर क्या है, मादा जनन अंग है। क्रियाकलाप में देखिए क्या है कि सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए। मानिए आप सरसों का ले सकते हैं, बहुत ज्यादा उगती है, गुड़हल हो गई, पिटूनिया हो गया, पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इनके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। माने आपको पुंकेसर का भी अध्ययन करना है, जो क्या होता है, पुरुष लिंग होता है पौधे का, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुष्प का। और ये स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन करना है। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर, केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। देखो कई कई पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है। अगर दोनों में से कोई एक है, चाहे स्त्री केसर हो चाहे पुरुष केसर हो, तो ऐसे पौधे एक लिंगी कहलाते हैं, क्योंकि उसमें एक लिंग होता है। क्या होता है, केवल एक लिंग। और जिनमें दोनों लिंग होते हैं, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी, तो वो होते हैं द्विलिंगी। क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब द्विलिंगी पुष्प किन किन पौधों में होते हैं, जरा देखो। मक्का में होता है, पपीता में होता है, मक्का में होता है, पपीता में होता है, ककड़ी में होता है, खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। मानी मक्का, पपीता और ककड़ी, खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। मानी इन सब में क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होते हैं। या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। अगर आप लोगों को ज्यादा खीरे की जरूरत है, माने ज्यादा खीरे आए आपकी फसल के, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक पुरुष केसर, पुंकेसर लेकर जितने भी स्त्री केसर पुष्प हैं उनसे आपको संकरण करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना पड़ेगा, उसको पुष्प को तोड़िए और सब पर क्या कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा थोड़ा रगड़ दीजिए। क्या कर दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। मानी वो जनन हो चुका, उनके अंदर संलयन हो चुका होगा और वे आसानी से क्या करेंगे, नए पौधों को क्या करेंगे, जन्म देंगे। ठीक है, नए फल को जन्म देंगे। आगे अपने पास पराग कोश, ये अपने पास पुष्प दे रखा है, किसका दे रखा है, पराग कोश का, है ना। पराग कोश और पुतंतु ये पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब होता है ये पुष्प का नर जनन अंग है, पुष्प का नर जनन अंग है। और ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है, इसमें वर्तिका होती है, इसमें से क्या बीजाणु डाला जाता है, किसके, बीजांड है, फिर अंडाशय है, बीजांड है और क्या है, अंडाशय। पराग कण डाले जाते हैं, क्या डाले जाते हैं, पराग कण। ये स्त्री केसर पुष्प, ऊपर वाला पुंकेसर था, नीचे वाला स्त्री केसर था। इसमें पुंकेसर से जो पराग कण होते हैं वो इसमें ट्रांसफर होते हैं। इसमें ट्रांसफर जैसे ही होंगे तो ये क्या हो जाएगा, जनन करने लग जाएगा। ठीक है ना, मानी इनमें संकरण हो जाएगा और ये क्या करेंगे, फिर फल देने लग जाएंगे। क्या देने लग जाएंगे, फल देने लग जाएंगे। आगे अपने पास है में स्त्री द्विलिंगी पुष्प होते हैं और नर तथा मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा विभिन्न पादप पर भी पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? क्या पुंकेसर में आप परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं, परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण। यही क्या करते हैं, उड़कर जाते हैं हवा के थ्रू और दूसरे पौधों को क्या करते हैं, संकरित करते हैं, है ना। दूसरे जो पौधे हैं या दूसरे जो पुष्प है उन्हें संकरित करेंगे, जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होता है। क्या होता है, स्त्री केसर के अंदर वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, अंडाशय में एक या अधिक क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है, मादा युग्मक या अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्म से युग्मजन बनते हैं, युग्मकों के युग्म से क्या बनते हैं, युग्मजन बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मजन बनते हैं। क्या बन जाते हैं, युग्मजन बन जाते हैं।
वो जो जानना चाहता है कि पराग कण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ये देखो इसके अंदर पराग कण मानी स्व परागण भी होता है, पर परागण भी होता है, ठीक है। खुद से भी अगर पास पास में है, अगर दोनों एक ही पुष्प के अंदर है तो स्व परागण हो जाता है। और पर परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है। मानी अगर एक पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित नहीं है और दूसरे पुष्प में तो पुंकेसर है और एक अलग पुष्प में स्त्रीकेसर है, तो वहां पर जो परागण का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? या तो मधुमक्खी करेगी, क्योंकि मधुमक्खी एक छत्ते से दूसरे एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे बैठती है, तो पुंकेसर पर बैठती है, तो पुंकेसर के से वो परागकण उसके चिपक जाते हैं। फिर वो उसका रस चूस के कहाँ जाती है? स्त्रीकेसर वाले का भी रस चूसने बैठ जाती है। उसको पता नहीं कौन सा पुंकेसर है क्या है, लेकिन वो क्या करते हैं, सभी पुष्पों का अगर रस चूसती है तो बैठ जाती है उन पे जाके। तो उनमें से जो परागकण वो स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र में गिर जाते हैं, गिर जाते तो बस हो गया संकरण, हो गया है? क्या हो गया? अब देखो परागण मानी सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाते हैं? परागकण चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। अब जरा देखो इसको, वो जो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है? हो सकता है, बिल्कुल। आगे जरा पढ़े इसको। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागकण आते हैं वहां से, क्या आते हैं? परागकण। जैसे अगर मानव के अंदर मादा और पुरुष आपस में सेक्स करके अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, उसी प्रकार से मादा के अंदर जो हुआ उसे बोलते हैं सेक्स। क्या बोलते हैं? उसे सेक्स बोलते हैं, या मैथुन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? मैथुन बोल सकते हैं या सेक्स बोल सकते हैं। और उसी प्रकार से जो पौधों के अंदर होता है उसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परागण कहते हैं। बच्चे समझे ना? चलिए, परागण कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। भाई अगर एक ही पुष्प के अंदर क्या है? स्त्रीकेसर भी है, पुंकेसर भी है, तो वो आपस में अपने आप ही क्या कर लेते हैं? सेक्स कर लेते हैं, माने परागण कर लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? उन्हें स्वपरागण कहते हैं। लेकिन यदि किसी मधुमक्खी, यदि किसी कीट या हवा या पानी के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पर परागण कहते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ एक पुष्प हैं, ठीक है। आप जरा देखिएगा, पुष्प काय के हैं। ये तो है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब देखो, यहाँ पर है परागकोश, मानी परागकोश ये है क्या है? परागकोश है, ठीक है। इस पे परागकण चिपटे रहते हैं। और ये है आपका वर्तिकाग्र या स्त्रीकेसर, ठीक है। ये तो पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर है, ये स्त्रीकेसर है। स्त्रीकेसर अलग ही दिख रहा है, पुंकेसर अलग ही दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ उठकर क्या चला जाएगा? परागकण चला जाएगा, तो इसे बोलेंगे स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इस पुंकेसर से यहाँ पर इस स्त्रीकेसर के अंदर या वर्तिकाग्र के अंदर कोई परागकण जा रहा है और इसको क्या करा रहा है? परागण करा रहा है, तो इसे बोलते हैं पर परागण। क्या कहते हैं? इसे पर परागण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड उपयोग हुआ, युग्मजन। क्या हुआ? युग्मजन। युग्मजन को जरा समझो कि यहाँ से कोई भी चिन्ह परागकण उड़कर जा रहे हैं, यहाँ पर वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, वर्तिकाग्र के अंदर जाएंगे यहाँ पर, और इसको क्या कर देंगे? इसको जनन कर देंगे, ठीक है ना। माने यहाँ से क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। परागण होने के बाद पुष्प के अंदर क्या होने लग जाता है? युग्मजन बनते हैं। युग्मजन का मतलब होता है कि फल बनना स्टार्ट हो जाता है।
फल बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और पुष्प मुरझाता है और उसका फल में विकसित हो जाता है। किस में हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है। इसे यही होता है युग्मजन, ठीक है ना। मानी पराग कण का इसके साथ संलयन होना, इसके साथ संलयन होना और क्या कहलाता है, संलयन होना तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, परागण, और संलयन होकर कुछ भी कुछ क्या बनाना, फल बनाना, वही होता है उसका युग्मजन। ठीक है, क्या होता है, युग्मजन होता है। तो पेड़ पौधों का हम क्या खाते हैं, युग्मजन खाते हैं, है ना। ये जरा देखो, आगे अपने पास है, पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। निषेचन, अब आ चुका है निषेचन। मानी पुष्प के अंदर क्या हुआ था, अगर कोई परागकण उड़कर जा रहा है, फ्लाई करके आहा उड़ के जा रहा है, किस तक जा रहा है, स्त्री केसर तक, और उसके वर्तिकाग्र में जाएगा, फिर वहां पर क्या होगा, निषेचन। और निषेचन के दौरान क्या बनता है, युग्मजन, युग्मजन या युग्मक, या जिसे जाइगोट बोलते हैं माता के अंदर। अगर माता के अंदर ऐसा होता है तो उसे जाइगोट बोलते हैं। ये भी युग्मजक, युग्मजन भी क्या होता है, जाइगोट ही होता है। ठीक है, तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मक संयोजन द्वारा बनी कोशिका युग्मजन कहलाती है, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। युग्मजन बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मक का प्रक्रम, यानी तो प्रक्रम निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, 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 निषेचन कहलाता है। युग्मजन भ्रूण में, युग्मजन भ्रूण में विकसित होता है। युग्मजन किस में विकसित होता है, भ्रूण में विकसित होता है। किस में होता है, भ्रूण में विकसित होता है। अब ये जरा देखो, यहाँ पर भी तो भ्रूण बनता है, पेड़ पौधे में नहीं बनेगा क्या भ्रूण, बनेगा। ठीक है, यहाँ पर है निषेचन युग्मक निर्माण। निषेचित जैसे ही हुआ मान अंकुरित पौधा परागण, फिर इसमें क्या होगा, अंड कोशिका, अंड कोशिका, फिर यहाँ पर क्या युग्मजन है, युग्मजन निर्माण चल रहा है इनके अंदर, फिर यह क्या युग्मजन निर्माण हो रहा है ये। ठीक है ना। अब आगे फल और बीजों का विकास, फल और बीजों का विकास, इसके बाद कितना पन्ना और आगे, आगे क्या है अपने पास, आगे अपने पास है फल और बीजों का विकास। भाई फल और बीजों का विकास कैसे होता है उसको भी हम जान लेते हैं। फल और बीजों का विकास माने निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। निषेचन जैसे ही हुआ, फल क्या होगा, अंडाशय में विकसित हो जाएगा। इसमें विकसित हो जाए, निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है फल में विकसित हो जाएगी, फल में विकसित हो जाएगा, हो जाता है। और जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है, बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। भाई फल के अंदर एक बीज भी होता है, अनेक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, जो एक सुरक्षात्मक आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है। कुछ फल गूदेदार रसीले होते हैं, जैसे आम हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, और कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया आदि। कुछ तो भाई साहब मजेदार होते हैं और कुछ बिना मजेदार होते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कुछ तो गूदेदार होते हैं और कुछ बिना गूदेदार होते हैं, होते हैं, होते हैं। ये देखो, ये है, क्या है ये, और भाई 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 सेब का भाग आ गया, सेब और बादाम है। सेब को, बादाम को खाने में इतना नहीं है तो कटड़ कटड़ बोलते दांतों में, ताकत तो देती है खैर बादाम, बोलते हैं कि ताकत देती, मुझे पता नहीं ताकत देती है नहीं देती है ना। लोग खाते हैं बादाम, ठीक है ना, क्या खाते हैं, बादाम खाते हैं। सेब तो रोज ही खाते हैं, सेब में विटामिन होता है, ये अपने को सुरक्षा प्रदान करती है ना, रोगों से। विटामिन में फैट, इसमें फैट होता है, इसमें विटामिन में नहीं, इसमें सेब, क्या बोलते हैं, सॉरी, क्या है ये, बादाम। बीज प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन पढ़ते हैं। थक जाता हूँ मैं बोलता बोलता।
चलिए आगे अपने पास है, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फेंकने के कारण। आपको पता है अगर किसी गांव में एक पौधा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसका फल आया, सभी ने खाया, मजा आ गया, सभी ने क्या किया, उसके बीज जैसे आए सभी अपने अपने घर ले जाके लगाए, ले जाकर, या फिर किसी किसी के पशु ने खा लिया, वहां जाके उसने क्या कर दी, गोबर कर दिया, और गोबर में वो बीज होते ही उग गया। मानी बीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहां जाके उग जाना प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे प्रकीर्णन तो कभी कभी किसी वन अथवा खेत या किसी उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कैसे चिपक जाते? कल्पना कीजिए कि पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों माने नए पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों अथवा स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें ऐसे कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिद में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायता होती है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। क्या हो सके? समर्थ हो सके। ये देखो सहजन है, ड्रमस्टिक और द्विफल मैपिल के बीज। ठीक है, सहजन का बीज आप लोगों ने देखा होगा, किसका है? सहजन का मतलब होता है जिसे ड्रम स्टिक बोलते हैं, लंबी लंबी स्टिकें आती हैं, है ना। और मोरिंगा भी जिसे बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, सहजन को क्या बोलते हैं? मोरिंगा, है ना। सहजन का जो पेड़ होता है उसको मोरिंगा भी कहते हैं। तो वो काफी एक औषधीय पादप समझिए, पेड़ समझिएगा, जिससे कि आने वाली फलियों की सब्जी बना के लोग खाते हैं तो काफी सारी बीमारियां उससे दूर भागती हैं, बोलते हैं लोग ऐसा। ठीक है, द्विपल या मैपल का पौधा दिख रखा है यहाँ पे। ये तो क्या है? सहजन का है। ये तो सहजन का पुष्प है, क्या बोलते हैं इसको? बीज है। और दूसरा है मैपल का बीज। दूसरा क्या है? मैपल का बीज है। प्रकृति के अंदर देखो, प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन, ड्रमस्टिक्स तथा द्विफल यानी मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज घासों के हल्के बीज अथवा आक यानी होता मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। फिर स्थानों तक क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं और ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंज अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लवन यानी तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल हो गया। क्या हो गया? नारियल हो गया। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कांटेदार बीज जिसमें कुछ यानी कंटकी यानी कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और एक दूसरे स्थानों तक ले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थानों तक चले जाते हैं। अब जरा देखिए, ये कांटेदार है, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार यानी आक के रोमयुक्त बीज। ठीक है, ऐसे होते हैं, इनके स्पेशल प्रकार के होते हैं, चिपक जाते हैं। और इनके उदाहरण है यूरेना और जैंथियम। ये जैंथियम है। ठीक है, कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। अरंड हो गया,
और बालसम के पादप में भी ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा अरंड के पेड़ आप अपने आसपास उगते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो उसका जो बीज का होता है, जब धूप के अंदर सूख के वो फटता है तो बहुत दूर दूर तक उसके बीज है चटक के जाते हैं, चटक के या क्या हो जाते हैं, परिकिरणित हो जाते हैं। बालसम में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो हमने सीखे हैं, क्या है वो हमने सीख लिए हैं। अगला वाला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहने वाला है आपका, कौन सा रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है, गति और समय, ठीक है। गति और समय का हम अगले वाले सेशन के अंदर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है आप लोग अच्छे से जाने होंगे, सीखे होंगे, मज़ा भी आया होगा आप लोगों को। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे जो हमारा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा कमेंट करें। कहीं भी यदि प्रॉब्लम है या हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो हमें अवगत कराएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए फिर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।